नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती सक्षमता परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग 7 का विज्ञान SCERT की जो पुस्तक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसके वर्ग 7 के विज्ञान का आज हम इस अपने मैराथन क्लास में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हुए उससे बनने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो साथियों, आप सब अंत तक इसमें बने रहें। बहुत ही कम समय में आपके बीच SCERT वर्ग 7 के विज्ञान की पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखते हुए इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपके बीच रखेंगे। तो आइए साथियों, हम आज के अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सब अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। तो प्रत्येक चैप्टर के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होता है हमने सीखा, अर्थात चैप्टर के बाद हमने क्या सीखा, इस शीर्षक के तहत कुछ बिंदुओं को रखा जाता है। उन्हीं बिंदुओं को हम रख रहे हैं। तो पहले जो चैप्टर है उसके अंतर्गत जो बिंदु है वो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की 3 अवस्थाएं होती है, बर्फ, जल और वाष्प। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी उपयोग के लिए जल की कमी है। उद्योग की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के मुख्य कारण है। समय की मांग है कि हम सभी जल का उपयोग मितव्ययता से करें। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों को भोजन तथा आश्रय प्रदान करती है। वनों के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होती है। इन बिंदुओं को हमने देखा और इन बिंदुओं में कई सारे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं साथियों। तो निश्चित रूप से आप सब ध्यान से सुने और इन्हें देखें, ताकि सुनने के क्रम में ही अधिकांश प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाए। तो अब आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्षा जल का चरम स्रोत है, सत्य है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये असत्य है। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, ये भी असत्य है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में भी जल की कमी होती है, आप सभी जानते होंगे। आगे जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है उसको देखते हैं। भौम जल प्राप्त करने के लिए कुआं तथा नलकूप का उपयोग होता है, उसमें बोरिंग भी आता है साथियों। इन चीज़ों का उपयोग भौम जल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात जमीन जो के अंदर जो जल है उसको बाहर निकालने के लिए। जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। भूमि की जल धारण करने वाली परत जलभर कहलाती है, इसे याद रखेंगे। जल धारण करने वाली परत जलभर कहलाती है। वन शुद्ध करते हैं मृदा को, जल को और वायु को। मृदा, जल और वायु को वन शुद्ध करते हैं। वन में छैवान, पत्तियां और जंतु मृदा को समृद्ध करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों प्रक्रिया से ह्यूमस बनता है। फिर अगले चैप्टर का महत्वपूर्ण बिंदु है पोषण सभी जीव जंतुओं की अनिवार्य आवश्यकता है। जंतुओं के पोषण की अनिवार्यता भोजन, अंतर्ग्रहण का तरीका एवं इसका उपयोग शामिल है। मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल और स्रावी ग्रंथियां होती है। आहार नाल में मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा शामिल है। पाचक रस मुख्यतः लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत की दीवारों से स्रावित होते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। पोषण के अंतर्गत अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है, जिसमें यकृत, अग्न्याशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचक रस सहायता करते हैं। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नलिकाओं द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। भोजन का बिना पचा हुआ भाग, जिसका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट कहा जाता है।
जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलते हैं तथा रुमेन में भंडारित करते हैं। कुछ समय बाद निगले भोजन को पुनः मुख में लाकर चबाते हैं या जुगाली करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाव की सहायता से होता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यदानी में होता है। ये जितने बिंदु हैं साथियों, सभी अपने आप में वहाँ से प्रश्न बनते हैं। सभी बिंदुओं से प्रश्न बनेंगे और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप ध्यान से देखें और सुनें। आइए अब महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से में शुरू होकर आंत में पूरा होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं श्लेष्मा का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन है। यहां से भी प्रश्न आपको दे देंगे कि पोषण के मुख्य चरण है, इनमें 4 ऑप्शन दे देगा और 5वां रहेगा इनमें सभी या एक से अधिक, तो वही आंसर होगा। या कोई 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा, तो कहेगा कौन इसमें मुख्य पोषण के चरण नहीं है, तो जो इन 5 में से नहीं होंगे वही आंसर होंगे। तो इस तरह से प्रश्न को घुमाएंगे, लेकिन प्रश्न इन्हीं बिंदुओं से बनते हैं और बनाए जाते हैं। अमीबा अपने भोजन को पादाव की सहायता से ग्रहण करता है। अब विकल्प है, सही और गलत की पहचान करना है। कुतरने में सहायता करने वाला दांत कृंतक है, सही विकल्प को चुनना है। लार मंड स्टार्च को बदलता है ग्लूकोज में, लार जो है मंड को बदलता है ग्लूकोज में। पित्त रस का स्राव यकृत में होता है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है छोटी आंत में। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है बड़ी आंत में। अब सत्य और असत्य कुछ कथन है, उसको चुनना है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, सत्य है। पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है, असत्य है। पित्त रस से वसा का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है, असत्य। प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, सत्य। छोटी आंत में श्लेष्म स्रावित होता है, असत्य। श्लेष्म भी अमाशय में स्रावित होता है और अमाशय में ही प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। श्लेष्म का जो श्रवण होता है, स्रावित होता है श्लेष्म, वो अमाशय में, और वहीं पर प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। यहाँ मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट शर्करा, प्रोटीन एमिनो अम्ल है। वसा जो है वसा एवं अम्ल एवं ग्लिसरॉल है। पित्त रस पित्ताशय में, और लार लार ग्रंथि में पाया जाता है। भोजन का चबाना मुख में दांतों द्वारा होता है। जीवाणु नष्ट होना अमाशय द्वारा होता है। उपयोगी पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मल का निकास गुदा या मल द्वार से होता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ इनामल है। दांतों की ऊपरी परत जो होता है इनामल, वो मानव शरीर के कठोरतम पदार्थ है। पचे भोजन का अवशोषण करने वाली अंगुली जैसी संरचनाएं दीर्घ रोम या रसांगुल कहते हैं। यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण जो करने वाली संरचना होती है, उंगली जैसी होती है उसकी आकृति, उसको दीर्घ रोम या रसांगुल कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन स्थान अंधनाल या सीकम में होता है। यानी जो जीव जंतु घास खाते हैं उसमें सेलुलोज का जो पाचन होता है वो स्थान का नाम अंधनाल या सीकम है। अमीबा में भोजन का पाचन स्थान खाद्यधानी होता है। अमीबा में भोजन के पाचन का स्थान खाद्यधानी होता है। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया पाचन है। भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अब फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। हम छूकर किसी वस्तु के तापमान की पक्की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तापमान जानने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। उष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडी वस्तु की ओर होता है। मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी या क्लिनिकल थर्मामीटर में मापा जाता है। वस्तुओं का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर से मापा जाता है। उष्मा का स्थानांतरण चालन, संवहन एवं विकिरण द्वारा होता है। अब कुछ यहाँ प्रश्न है जो मैच करने के संबंधित है। तो गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं सर्दी में। समुद्र समीर बहने का समय दिन में समुद्र से हवाएं स्थल की ओर चलती है जो समुद्र समीर कहलाती है।
हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय गर्मियों में, और थल समीर रात में चलता है। रात में स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो, आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान निश्चित रूप से 10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच ही होगा। इससे अधिक तो हो भी नहीं सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम नहीं होगा, 10 से 40 के बीच में हो। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बर्फ में लकड़ी कुचालक है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का तापमान एक ही जैसा है। तो तापमान का स्थानांतरण होने के लिए तापमान में अंतर होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। वस्तु की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। औसत चाल निकालेंगे, कुल दूरी में लिए गए समय से भाग देंगे, औसत चाल निकल जाएगा। मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ चित्रांकन के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। समरूप गति करने वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। निम्नलिखित में कौन सा सरल रेखीय गति का उदाहरण है? सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल गति का, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो है वो वर्तुल गति का उदाहरण है। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड अभी हमने चर्चा की। कोई बस 60 किलोमीटर की चाल से 45 मिनट चलती है, तय की गई दूरी। आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुने समय, यहाँ दिखाया गया है 60 किलोमीटर है, समय 45 मिनट है। इसे समय मिनट को घंटा बनाने के लिए हमने 60 से भाग किया और ऐसे 60 कैंसिल हो गया, 45 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी हो गया इसका आंसर। अब है परिवर्तन। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। 3 परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को रवाकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न देखते हैं साथियों। ऑक्सीजन गैस सुलगती हुई दियासलाई के जलने में मदद करती है, आप सभी जानते होंगे। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इसके कारण इसका कलर दूधिया हो जाता है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाया गया, उसको आपको बताना है कि ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। चौक को चौक चूर्ण में बदलना, उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम ठोस से द्रव अवस्था में आता है और फिर ठोस बन जाता है। लेकिन वहीं पर जो मोम जलता है, उसकी जो बत्ती जलती है, वहां पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि वहां पर दहन होता है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर पत्थर रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो भौतिक परिवर्तन। टुकड़े को पीट कर पत्तल बना रहे हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना, भौतिक परिवर्तन। कोयले को जलाना, रासायनिक परिवर्तन। रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ कुछ है कि सत्य और असत्य को आपको बताना है। तो लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल गलत, असत्य है। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं, असत्य, ये रासायनिक परिवर्तन है। जस्ते लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, ये सत्य है। जस्ते लगा देने से आसानी से जंग नहीं लगते हैं। मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है, सत्य, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है, असत्य। मैग्नीशियम एक धातु है और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो सामान्यतः क्षारीय होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है अम्लीय होता है, इसलिए कथन असत्य है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों।
सभी जीवों को अपने वृद्धि, विकास एवं शरीर के रख रखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो पोषण से प्राप्त होती है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। सूर्य सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत है। पत्तियां क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऊर्जा को संचित करती है। अमरबेल जैसे पादप परजीवी है जो परपोषी पादपों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कवक फंजाई अपना पोषण मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। विषमपोषी अपना पोषण पौधे और अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति जरूरी है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं साथियों। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, तो जो भी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो स्वपोषी कहलाएंगे। अमरबेल उदाहरण है, वो जो जिस पौधे पर होता है, आप देखते होंगे कि पौधों पर कुछ शाखाएं लताएं लतर जाती है, वो अमरबेल होता है। और जिस पौधों पर होते हैं वो उसी के पौधों से ही पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए परजीवी है। पौधे का रसोई घर पत्ती है, वहीं पर उसका भोजन बनता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वहीं होती है। कीटभक्षी पौधा घटपर्णी है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सत्य कथन है। जड़ कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करने में मदद करते हैं। असत्य। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। सत्य। सभी जीव अपने पोषण के लिए हरे पौधे पर निर्भर करते हैं। यह भी सत्य है। जीव किसी न किसी रूप में हरे पौधों पर निर्भर है। आप कहेंगे कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, वो तो घास नहीं खाते हैं, लेकिन शेर हिरन को खाते हैं और हिरन बिना घास के नहीं रह सकते। अर्थात एक परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन प्रत्येक जीव पौधों पर निर्भर है। अब यहाँ मैच करना है। नाइट्रोजन, आप जानते हैं कि एक जीवाणु होता है दलहन पौधों में, नाइट्रोजन को खींचते हैं वायुमंडल से। रंध्र पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से ग्रहण करने में मदद करता है, पत्तियों में होता है। मशरूम मृतजीवी है। देखते हैं गोबर पर वो उगते हैं, मृतजीवी है, क्योंकि गोबर में जान नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। जंतु विषमपोषी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ आपको एक अंश में, एक वर्ड में उत्तर आपको देना है। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक, उसको क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं, जो अपने पोषण के लिए दूसरे पौधों एवं जीवों पर निर्भर करते हैं। परजीवी, ऐसा संबंध जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे सहयोग करते हैं। सहजीवी। निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर महत्वपूर्ण बिंदु है, गतिशील वायु को हवा कहते हैं। वायु गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। वायु दाब डालती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर जाने की होती है। हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। पवन की दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। पवन दिशा सूचक है तो पवन की दिशा जानने के लिए। आंधी आने पर किसी घर के अंदर ही छुपना चाहिए। पवन वेग मापता है, तो पवन वेग मापी है, पवन को ही मापते हैं, हवा को मापते हैं, हवा की गति को मापते हैं। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दी वर्ष भर रहती है। यहाँ 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होते तथा 6 माह सूर्योदय नहीं होता। वातावरण में वाष्प एवं नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। लंबी अवधि में लिए गए मौसम के आंकड़ों पर आधारित प्रतिरूप उस स्थान का जलवायु है। किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा मौसम के घटक है। किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान की मौसम कहलाती है। अर्थात मौसम की परिभाषा दी गई है साथी। अभी सही उत्तर चुनना है इसमें। इनमें कौन मौसम के घटक नहीं है? तो निश्चित रूप से पहाड़ मौसम के घटक नहीं है। पवन है, तापमान है, आर्द्रता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जंतु है कस्तूरी मृग। ध्रुवीय क्षेत्र में ध्रुवीय भालू होता है। वैसे जंतु जिनके शरीर पर बालों की मोटी परतें होती हैं वे पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। अत्यधिक ठंड से ये बाल, उनके जो फर होते हैं उनकी रक्षा करते हैं।
दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में परिवर्तन होता है। तापमान, आर्द्रता आदि मौसम के घटक हैं। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो विभिन्न संस्थानों से नलियों में जाता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। वाहित बहने वाला मल द्रव रूपी अवशिष्ट होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। जल जनित रोगों का कारण दूषित जल एवं अनुपचारित मानव मल। बायोगैस का उपयोग घर में भोजन बनाने एवं रोशनी करने में किया जाता है। दूषित जल को अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र द्वारा उपचारित किया जा सकता है। अवशिष्ट जल है दूषित जल। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दूषित जल से होने वाली बीमारी है पेचिश भी है और पीलिया भी है साथियों। पीलिया रोग का कारण है दूषित जल का व्यवहार। चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल दूषित होता है। हैजा एक जीवाणु जनित बीमारी है। बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। वाहित मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाला अपशिष्ट जल होता है। वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस, मृतजीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां पाई जाती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण जल जनित बीमारियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। सत्य कथन है साथियों। हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण नहीं, हैजा और टाइफाइड जीवाणु के कारण होते हैं। ये कथन असत्य है। जनित रोगों के मुख्य कारण प्रदूषित जल है, ये सही है, सत्य कथन है। बायोगैस मानव मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था है, सत्य कथन है। कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, सत्य कथन है। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग कर विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज में किया जाता है। फ्यूज परिपथ से जुड़े उपकरणों को क्षति होने तथा आग लगने से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों के उपयोग किए जाते हैं। विद्युत चुंबक में बहुत सी युक्तियों के उपयोग किए जाते हैं, या इसको ऐसे, विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, बहुत सारे उपकरण जो बनाए जाते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यह विद्युत धारा की उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को विद्युत फ्यूज कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को निरूपित करता है। लंबी रेखा जो परिपथ में, सेल में, विद्युत सेल के प्रतीक में जो सिंबल होता है उसमें से लंबी रेखा जो होता है वो धन टर्मिनल को निरूपित करता है। जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी एलिमेंट तप्त होकर लाल हो जाती है। बल्ब का फिलामेंट तप्त होकर प्रकाश देता है। जब किसी फ्यूज से निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है या जल जाता है, सत्य कथन है। विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करते हैं, सत्य कथन है। सुई चुंबक विद्युत प्रवाहित तार के निकट लाने पर विक्षेपित नहीं होती, यह सत्य है, विक्षेपित हो जाती है। CFL में अपेक्षाकृत कम विद्युत ऊर्जा खर्च होते हैं, सत्य। साथियों, पहले जो बल्ब होता था आप देखते होंगे 100 वाट का, एक पीला सा कलर का रोशनी देता था। अब आप देखेंगे कि एक नए किस्म की बल्ब आती है जो विद्युत ऊर्जा कम खर्च करती है, ये कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं साथियों। भेड़, पहाड़ी बकरी से ऊन के लिए बाल प्राप्त किए जाते हैं। ऊंट, लामा, याक एवं अल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संधारित किया जाता है। ऊन एवं रेशम जानतव रेशे हैं।
जानतर रेशा प्रदान करने वाले जंतु के शरीर से बालों को उतारकर पहले धुलाई, सफाई व छटाई की जाती है और फिर उन्हें सुखाने के बाद रंगाई कर सुलझाया जाता है। सुलझे बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन कैसे प्राप्त किया जाता है आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी जानतर रेशा प्रदान करने वाले जीव जंतु हैं उनके बालों को पहले उतार लिया जाता है, धुलाई, सफाई, छटाई की जाती है, फिर सुखाने के बाद इसकी रंगाई होती है और फिर उसको सुलझा दिया जाता है जो उलझे हुए होते हैं, और उन्हीं सुलझे हुए बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में कोकून बनाते हैं। कोकून को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है ताकि रेशम के रेशे अलग हो जाए। ऊनी वस्त्र सामान्यतः फंदे की बुनावट में तथा रेशमी वस्त्र ताना बाना की बुनावट में बुने जाते हैं। जाड़े के दिनों में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? ऊनी वस्त्र। इनमें कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? ऊनी और रेशमी। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। इसमें बेमेल शब्द को छांटना है साथियों। अभिमार्जन, बालों की कटाई, रीलिंग। रीलिंग जो है वो बेमेल शब्द है। भेड़, लामा, रेशम कीट। भेड़ और लामा से ऊन बनाए जाते हैं उनके बाल से, जबकि रेशम कीट से रेशम बनाया जाता है, इसलिए ये अलग हो गए। दो से ऊन और एक तीसरा रेशम कीट है जिससे रेशम बनाया जाता है। तसर, अंगोरा, पश्मीना। पश्मीना और तसर से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, अंगोरा से ऊन प्राप्त नहीं किया जाता है साथियों। सूत, ऊन, रेशम। अब इसमें देखिए कि सूत काटा जाता है आधुनिक प्रक्रिया द्वारा, जबकि ऊन भी जीवों से प्राप्त किया जाता है और रेशम भी कीट से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पर सूत जो होगा वो बेमेल शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय, उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय एवं क्षारीय होने की जांच करते हैं उसे सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार प्रायः स्वाद में कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं। हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इनका रंग लाल हो जाता है। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट एक विलयन है। आगे है मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। फिनाप्थिलीन। फिनाप्थिलीन एक सूचक है। अंगूर में टॉर्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्ली चूना एक क्षार है। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वाटर कलर अर्थात उदासीन होता है। वाटर कलर उदासीन विलयन है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मिट्टी पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है, चिकनी, दोमट, बलुई। विभिन्न प्रकार की मिट्टी में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मिट्टी में सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी जल धारण क्षमता अलग अलग होती है। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। मिट्टी अपने में जल को रोके रखती है, जिसे मिट्टी में नमी कहते हैं। मिट्टी की जल को रोके रखने की क्षमता विभिन्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों, मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में होता है। धान की फसल के लिए चिकनी एवं दोमट मिट्टी दोनों उपयुक्त है। किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? तो वो बलुई मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। जल, खनिज पदार्थ एवं भोजन का पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचना संवहन कहलाता है। जल एवं खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला संवहन उत्तक जाइलम है। पत्तियों से भोजन तक संवहन पौधे के विभिन्न अंगों तक फ्लोएम नामक उत्तक द्वारा होता है। अवशोषित जल का कुछ भाग वाष्प के रूप में पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमेटा के द्वारा उत्सर्जित हो जाता है। वाष्प के रूप में अवशोषित जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधे में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण वाहिकाओं द्वारा होता है। जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन, जल और खनिज पदार्थों का संवहन जाइलम द्वारा होता है।
जाइलम नाम के ऊतक द्वारा। और पौधे में भोजन के संवहन के लिए जल और खनिज पदार्थ जाइलम द्वारा, जबकि पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम नामक ऊतक द्वारा होता है। तो जाइलम जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करते हैं पौधों में, जबकि भोजन को संवहन करवाने के लिए फ्लोएम नामक ऊतक जिम्मेवार होते हैं। वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देखते हैं। सभी जीव सांस लेते हैं। सांस लेने में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा का त्याग करते हैं। सांस लेने की क्रिया अंतः श्वसन तथा छोड़ने की क्रिया उच्च श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होने वाली श्वसन ऑक्सीश्वसन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन अनऑक्सीश्वसन कहलाती है। अंतः श्वसन एवं उच्च श्वसन एक यांत्रिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर CO2 तथा जल तथा ऊर्जा विमुक्त करता है। अंतः श्वसन एवं उच्च श्वसन एक यांत्रिक क्रिया है, जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। जब हम दौड़ते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, या कोई भी सक्रियता अगर एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं तो श्वसन की दर बढ़ जाती है। गाय, बकरी, भैंस जैसे जीवों में श्वसन के अंग मनुष्य के समान ही होते हैं। केंचुओं में गैसों का विनिमय त्वचा के द्वारा होता है तथा मछलियों में गलफरों द्वारा होता है। अर्थात केंचुए त्वचा के द्वारा श्वसन प्रक्रिया करते हैं और मछलियां गलफरों के द्वारा। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय होता है। अर्थात पौधे स्टोमेटा के द्वारा श्वसन करते हैं, जिसको हिंदी में रंध्र कहते हैं। पौधे की कोशिकाओं में ग्लूकोज का अपघटन अन्य जीवों की तरह होता है। रात्रि में पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। ये कारण आप जानेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो। अब यहाँ है कि अंतः श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। अंतः श्वसन जब हम करते हैं तो पसलियाँ ऊपर और बाहर की तरफ गति करती है। उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर गति करती है। मछली में श्वसन के लिए अंग है गलफड़ा। श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। रंध्र पौधे में है स्टोमेटा, जिससे वो सांस लेते हैं। फेफड़ा के द्वारा मनुष्य सांस लेता है, गलफड़ा के द्वारा मछली और त्वचा के द्वारा केंचुआ। इसको मैच करना था साथियों। अंतः श्वसन में ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होता है तथा उच्च श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है। अंतः श्वसन अंदर की तरफ जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होता है और उच्च श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होता है जब छोड़ते हैं सांस। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है, स्वाभाविक है। कार्बन डाइऑक्साइड में चूने का पानी डालने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है जो इसके कलर को दूधिया कर देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन ऑक्सीश्वसन कहलाती है। अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। फिजिक्स का कुछ टॉपिक है साथियों। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करता है। चमकदार सतह द्वारा प्रकाश की दिशा में बदलाव प्रकाश का परावर्तन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। यह आभासी तथा वस्तु के समान साइज का बना होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सीधा होते हैं। सीधा होंगे तो आभासी होंगे। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और आकार में वस्तु से छोटा होता है। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। आप सभी जानते हैं, बैनी, आफिनाला या वेबेज्योर बोलते हैं अंग्रेजी में इनको, जो 7 रंग है। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब है।
उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो समतल दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें हम लोग शीशा में मुंह देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, चेहरा, वो समतल दर्पण है। वो वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब उसमें बनता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह आभासी कहलाता है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने से फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अब कुछ बायोलॉजी के पॉइंट्स फिर आ गए। वो मिश्रित किताब है, वर्ग 7 की है, इसलिए यहाँ पर मिक्स्ड चैप्टर्स मिलेंगे आपको। बारी बारी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते रहते हैं। परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन होता है। परागन जल, वायु तथा कीटों द्वारा हो सकता है। परागन क्या होता है साथियों? क्या होता है? परागकण है, उसका एक जगह से दूसरे जगह जो स्थानांतरण होता है, परागन। जैसे कोई चिड़िया किसी फल को खाया और उसके चोंच से उसकी बीज कहीं और जाकर गिर गए, तो बीजों का परागन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, वहाँ पर फिर उस बीज से पौधे बन गए। कहीं पानी में बहकर बीज एक स्थान से दूसरे स्थान बह जाते हैं। हवा में भी देखते हो आप, जो कॉटन, रुई के पौधे होते हैं, वो भी हवा में रुई उड़कर ज़्यादा दूर चले जाते हैं। तो ये परागन है। जल परागन जल, वायु तथा कीटों द्वारा हो सकता है। नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। बीजों का स्थानांतरण बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है, जो जल, वायु तथा जंतुओं द्वारा होता है। तो साथियों, कैसा लग रहा है ये सेशन? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आइए फिर देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। पौधे के जनन अंग है फूल। परागन का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है बीज में। नर एवं मादा युग्मक का मिलना निषेचन होता है, निषेचन कहलाता है। जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना कायिक प्रवर्धन होता है। जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे एक लिंगी फल कहे जाते हैं। जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे एक लिंगी फल कहे जाते हैं। पराग कोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागन कहलाती है। परियोजना कार्य, परियोजना कार्य नहीं है साथियों, इसी का ये छूटा हुआ गौ के बाद घ, ये फिल इन द ब्लैंक्स का ही हिस्सा है। नर एवं मादा युग्मनजों को मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। नर मादा युग्मक जो मिलता है तो उसे युग्मनज कहते हैं। रक्त वह तरल पदार्थ है जो जंतुओं के रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होता है। हमारे रक्त में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, पहली आरबीसी एवं दूसरी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी है रेड ब्लड कॉर्पुलेट्स, रेड ब्लड कॉर्पुलेट्स करके ही होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं, और व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेट्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। लाल रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होती है। रक्त का थक्का जमना उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन रहित सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। 2 रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में, एक धमनी और एक शिरा है। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन लेकर, यानी हमारे हार्ट से ऑक्सीजन सहित रक्त को लेकर शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है, एवं शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में जाती है, हृदय में ले जाती है। तो धमनी और शिरा है। धमनियां क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको शरीर के सभी भागों में पहुंचाती है, और शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से लेकर के वापस हार्ट में ले जाती है। हृदय वह अंग है जो रक्त पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ऊपर 2 कक्ष आलिंद एवं निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। हृदय ऐसा अंग है जो रक्त अर्थात ब्लड को पदार्थों के परिवहन के लिए एक पंप के रूप में कार्य करता है। उसमें ऊपर 2 कक्ष होते हैं जिसको आलिंद, और नीचे भी 2 कक्ष होते हैं जिसको निलय कहते हैं। अर्थात मानव हृदय में यहाँ 4 कक्ष होते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एवं
निकालने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। गुर्दे का मुख्य कार्य शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखना तथा रक्त को मूत्राशय तक पहुंचाना है। बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। रक्त जंतुओं में किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? तो रक्त वाहिनियों में होता है। रक्त वाहिनियों में ही रक्त प्रवाहित होता है, जिसमें 2 रक्त वाहिनियां, एक धमनी है और एक सिरा है। धमनी जो मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको शरीर के सभी अंगों में पहुंचाता है, और सिरा जो है सभी शरीर के सभी अंगों से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है उसको हृदय तक लाते हैं। लाल रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। मैंने चर्चा की रक्त की वो कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, WBC, व्हाइट ब्लड कर्पुलेट्स। श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त का वह थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण जो है ना वो थक्का बनता है रक्त। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है 72 बार। वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, धमनी कहलाती है। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती है, सिरा कहलाती है। अभी हमने चर्चा की इन चीज़ों को, इन बिंदुओं की। डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। हमारे हार्ट बीट को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम स्टेथोस्कोप है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, और जिन अंगों का उसमें योगदान होता है वो सभी मिलकर के उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, आप सभी जानते होंगे। अब कुछ सही गलत सेंटेंस दिए हुए हैं जिसे हमें पहचानना है। हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा है, मैंने बताया। हमारा हृदय 2 ऊपर और 2 नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी चर्चा हमने की थी कि 2 ऊपर और 2 नीचे हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा है। यहाँ पर जो हमने देखा था इन 4 कक्षों में की चर्चा हमने की थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो वाहिनियाँ, धमनी और सिरा है, ये काम, हाँ, निचले ऊपर वाले ऊपरी कक्ष को आलिंद, मैं भूल गया था साथियों, लगातार बोल रहा हूँ, ये विस्मृत हो गया था। ऊपरी जो 2 कक्ष हैं उसको आलिंद और निचले के 2 कक्ष को निलय कहते हैं। थोड़ा समय आपका मैंने यहाँ बर्बाद किया, क्षमा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा अब यहाँ है तो गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है, गलत नहीं। स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है, सही है, सत्य कथन है। धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होती है, सत्य है। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है, असत्य है। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड उसके में साथ होता है, रक्त के साथ सिराओं में। आगे है धमनी एवं सिरा रक्त वाहिनियाँ हैं। अवशिष्ट पदार्थ यूरिया और लवण है। स्टेथोस्कोप धड़कन मापक यंत्र है। डायलिसिस रक्त को छानने की जो विधि होती है वो डायलिसिस कहलाती है। और विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक के रूप में जानते हैं, विलियम हार्वे को। तो साथियों, आप सबको ये कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने लगभग 45 मिनट के इस सफ़र में वर्ग 7 के विज्ञान की SCERT की जो पुस्तक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती है उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की, और साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण और सभी जितने भी बहुविकल्पीय या फिल इन दी ब्लैंक्स जो खाली स्थानों को भरने वाले प्रश्न थे, सत्य असत्य को पहचान करने वाले प्रश्न थे, मिलान करने वाले प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों की हमने चर्चा की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।